हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 12 सितंबर। ठीक है, देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या क्या है। फर्स्ट आर्टिकल सीबीआई से रिलेटेड है। देखिए, मैं आपको थीम लाइन बोलता हूँ क्या है। कोई भी स्टेट के अंदर अगर सीबीआई को इंक्वायरी करनी होगी तो उसकी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है, और एक चीज़, कोई भी स्टेट के अगर हायर ऑफिशियल्स हो गए, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मतलब इससे ऊपर के, अगर वो कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनके लिए भी स्टेट की परमिशन चाहिए। ठीक है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, उसमें उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो एग्जीक्यूटिव्स है हायर अथॉरिटी के, उनके ऊपर अगर करप्शन के चार्जेस हो गए, ठीक है, तो आपको स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये वर्डिक्ट तो 2014 में आया था, लेकिन इससे पहले भी, मतलब सीबीआई, इससे पहले भी जो करप्शन के केसेस हो गए, ठीक है, इसके पहले ही जो करप्शन के केसेस हो गए उसके ऊपर क्या होगा। तो कोर्ट ने अभी बोला है कि इससे पहले भी जिन्होंने भी क्राइम किया है उनके ऊपर भी अगर आपको इंक्वायरी करनी होगी तो आपको स्टेट की परमिशन की नेसेसरी नहीं है। यही था थीम लाइन। मैं आपको पूरा भी आर्टिकल बताता हूँ क्या है आर्टिकल में। देखिए, सीबीआई डज नॉट रिक्वायर्ड परमिशन टू प्रोब इन pre-2014 केसेस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2014 में वर्डिक्ट आया उसका। उन्होंने बोला है कि द लीगल प्रोविजन मैंडेटिंग द सीबीआई to take a prior permission before investigating corrupt cases against the senior government officials has been retrospective effect। ठीक है, इसको retrospective effect दिया, मतलब अगर आज लॉ बना है लेकिन ये पिछले डेट पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर टुडे लॉ बना है लेकिन ये पिछले डेट पे भी अप्लाई होगा, ये होता है retrospective effect। ठीक है, उसके बाद दिस मीन दैट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व इन करप्ट केसेस before the date of the Supreme Court judgment invalidating the need for a prior sanctions would no longer able to avail the protection of the prior approval। Okay, सेक्शन 6A किसका, DSPEA, दिल्ली स्पेशल पुलिस एम्पावरमेंट एक्ट। ठीक है, ये एक्ट के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है, उसका सेक्शन 6A क्या बोलता है, ये बोलता है कि सितंबर 11, 2003 से पहले ही जो आपको इंक्वायरी करनी होगी ना, तो आपको परमिशन की ज़रूरत है। जस्टिस नाथ जो इस जज में था, इस जजमेंट थे, उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 21A का उन्होंने रेफरेंस दिया। देखिए, आर्टिकल 21A क्या बोलता है कि कोई भी जो बंदा है अगर उसने कुछ क्राइम किया है, ठीक है, उसने आज क्राइम किया है, किसी को मारा है, तो आज ही जो लॉ होगा ना प्रिवेलिंग, उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। आप अगर आज किसी ने मर्डर किया, उसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स जेल है, और अगर कल आप कानून बना दो कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये नाथ ने बोला, विच मैंडेटेड दैट द पर्सन शुड ओनली बी कन्विक्टेड अंडर द लॉ विच हैज़ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्राइम। ठीक है, और उन्होंने बोला कि लेकिन इस केस में हैज़ नो एप्लीकेबिलिटी और रिलेवेंस टू द वैलिडिटी ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ये प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं बैठता। ठीक है, सेक्शन 6A DSPE एक्ट का क्या बोलता है, वाइल हैज़ एग्जिस्टेड गिव द ऑफिसर रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबो इम्यूनिटी फ्रॉम इवन फेसिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द सीबीआई। तो जनरल सेक्रेटरी और उससे भी जॉइंट सेक्रेटरी और उससे अबो ऑफिसर को इम्यूनिटी थी, मतलब उसके ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हो सकती थी। 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंक्वायरी कर सकते बोल के, और उन्होंने ये किया था आर्टिकल 14 के हिसाब से। अभी इधर इन्होंने बहुत अच्छे से बताया आर्टिकल 14 का कैसे बोला है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, मतलब आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, कोई क्राइम करना रहा कॉमन मैन है और कोई क्राइम करना रहा ऑफिसर है, तो वो डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होगा। ठीक है, यही इस आर्टिकल, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ ए हिस्टोरिक स्टेप, पीएम ने बोला है, मोदी जी ने। ठीक है, क्या है देखते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के बीच में वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश होने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने
देखिए, सऊदी अरेबिया इंडिया में एक रिफाइनरी बनाने वाले थे। सऊदी अरेबिया यूएई, सऊदी अरेबिया यूएई एंड इंडियन ऑयल कंपनी, ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी, ये तीनों मिलके इंडिया में रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में एक ऑयल रिफाइनरी बनाने वाले थे। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि विल सेटअप अ जॉइंट एक्शन फोर्स टू फास्ट ट्रैक द वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। उसी के बारे में बात हो रही है। पीएम मोदी एंड प्रिंस बिन सलमान आल्सो co-chaired the first meeting of the Saudi Arabia Strategic Partnership Council. So the Strategic Partnership Council एस्टेब्लिश कब हुई थी? अक्टूबर 2019 में। ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। तो अक्टूबर 2019 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुई थी सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। बोथ साइड एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू द वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। ये बहुत दिन पहले एग्री किया क्या था, 2017-18 आई गेस, उसी टाइम पे ये यहाँ रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाएंगे, विच इज़ ट्रायलैटरल प्रोजेक्ट। इसमें तीन ट्रायलैटरल, तीन जने, एक अरमैको, ये सऊदी अरेबिया की कंपनी, ADNOC ये यूएई की कंपनी, और इंडियन कंपनी, ठीक है, फॉर विच द $50 billion ऑलरेडी earmarked। द न्यू थिंग हैज़ बीन कम अप इज दैट द टू साइड्स, मतलब दोनों भी, agreed to set up a joint task force to help identify and channelize the $100 billion इन्वेस्टमेंट। सऊदी अरेबिया ने इसके ये बोला है कि $100 billion इन्वेस्टमेंट की जाएगी, विच वॉज एक्चुअली प्रॉमिस बाय सऊदी साइड, हाफ ऑफ विच फॉर द रिफाइनरी। इसमें जो 50% होगी वो तो रिफाइनरी में ही चली जाएगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बोला है, अनाउंसिंग दैट दिल्ली एंड रियाद सऊदी की मतलब कैपिटल है, वुड अपग्रेड द एनर्जी टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अभी जो एनर्जी टाइज है उसको अपग्रेड किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एनर्जी में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बोथ साइड्स एग्री टू वर्क ऑन इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड इंडिया, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बातचीत चालू है नहीं, और वो जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे। एग्री टू वर्क ऑन, ठीक है, ये वर्क करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनेंगे इसके। और मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस क्राउन है वहाँ के, उन्होंने बोला है कि वो पिछले साल 2019 में फरवरी में इंडिया में आए थे, और ही प्लेज्ड टू इन्वेस्ट $100 billion, ठीक है, एंड द इन्वेस्टमेंट इनटू द एनर्जी प्रोजेक्ट्स वाज द फर्स्ट मोटिव ड्यूरिंग द इनिशिएटिव। देखो, अभी जो विजिट हुआ G20 के साइडलाइन में, G20 का समिट हुआ था 9 and 10 सितंबर को, तो उसके साइडलाइन में दोनों ने, सऊदी ने एंड इंडिया ने 8 एग्रीमेंट्स साइन किए, ठीक है। उसमें से फर्स्ट एग्रीमेंट कौन सा है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड सऊदी ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी, ये कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया एंड इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स कोऑपरेट करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड सलाइन वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ सऊदी अरेबिया साइन एंड एग्रीमेंट, ठीक है। ये 3 एग्रीमेंट दिए, लेकिन टोटल 8 MOU या बोलो या एग्रीमेंट बोलो साइन हो गया। जॉइंट स्टेटमेंट इशूड एट द एंड ऑफ द विजिट मेंशन दैट सऊदी साइड हैड एश्योर्ड, सऊदी साइड ने एश्योर्ड किया है, इंडिया वुड बी रिमेन अ रिलायबल पार्टनर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाईज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने एश्योर किया है कि हम आपको तेल देंगे और एनर्जी भी देंगे, ठीक है। द डॉक्यूमेंट मेंशन दैट द टू डेलीगेशंस वेलकम द एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द टू कंट्रीज टू एंटर इनटू इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर एंड फूड। एग्रीकल्चर एंड फूड में वो प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इन्वॉल्व करेंगे। और उन्होंने ये बोला है कि स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, इंपॉर्टेंट है, एंड एंटी करप्शन कोऑपरेशन, एंड मेड अ स्पेशल मेंशन ऑफ प्रिवेलिंग एक्सेस टू, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिसाइल एंड ड्रोन्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के लिए मेड अ स्पेशल मेंशन ऑफ प्रिवेलिंग एक्सेस टू, एक्सेस देंगे, मेंशन एंड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टू कैरी आउट द टेरर अटैक्स, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम सपोर्ट करेंगे, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स हम एक दूसरे को देंगे। इंडिकेटिंग द ऑनगोइंग द रिफॉर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया, जॉइंट स्टेटमेंट मेंशन दैट टू साइड्स डिस्कस द प्लान टू स्ट्रेंथन द टूरिज्म सेगमेंट, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और बायलैटरल रिलेशंस। यही था पूरे आर्टिकल में। 3-4 चीज़ें याद रखिए। एक तो मैंने आपको बोला, रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक रिफाइनरी बनाएंगे, उसके लिए $100 बिलियन US डॉलर्स देंगे वो, ठीक है। और उसके 50% बाकी में काम आएगा और 50% तो रिफाइनरी को जाएगा।
उसके बाद ये मिसाइल एंड ड्रोन्स वाला एक्सेस देंगे वो, प्रिवेंटिंग एक्सेस टू मिसाइल एंड ड्रोन टू कैरी आउट टेरर अटैक्स। तो टेरर अटैक्स में जो मिसाइल्स एंड ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं वो टेररिस्ट लोगों के हाथ में ना पड़े, उसके लिए वो काम करेंगे। और उसके बाद टूरिज़्म ये करेंगे। और 8 एग्रीमेंट हुए, एक्जिम्बैम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक हुआ है। उसके बाद CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ओवरसाइट एंड ओवरसाइट एंड करप्शन अथॉरिटी उनके बीच में, ठीक है, यही था इस आर्टिकल, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद एडिटोरियल में आती है। एडिटोरियल में देखिए ये आर्टिकल है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। आर्टिकल में ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो, बस ऐसे ही सिमलाइन बोल के आप इसको समझो। आर्टिकल में ये बोलते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा है। लेकिन जो इंडिया में फूड प्राइसेस है वो बहुत बढ़ चुकी हैं, और इंडिया में 2019 में सबसे ज़्यादा फूड प्राइसेस बढ़ी थी, मतलब चालू हुई बढ़ना। और 2000 अभी इस जुलाई में 11% हो गई थी इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हाईएस्ट था इस पूरे 10 सालों में, ठीक, पिछले। और एक FAO का स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये FAO का एक एस्टीमेट है। उसके उन्होंने बोला है कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री अफोर्डेबल, उन्होंने एक सर्वे किया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया में कितने लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते खाना अपने सब, मतलब एक प्रॉपर डाइट। तो उन्होंने इंडिया के लिए बोला था 2021 में 74% ऑफ पॉपुलेशन हेल्दी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर पाती, ठीक है। अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मुंबई सिटी में 65% हाइक हुआ है एक थाली बनाने में। घर में अगर एक खाने की थाली बनानी थी तो उसमें 65% उनको ज़्यादा पैसे लग रहे पिछले से। लेकिन जो सैलरी पर्सन है उसका तो 28% ही सैलरी हाइक हुआ है, और जो मैनुअल वर्क करते हैं उसका 38% हुआ है, ठीक है। देखो जो सैलरी पर्सन उसका 28 हुआ है, ये मज़े की बात है, और जो वर्क कर रहा है मैनुअल वर्क उनका 38% हुआ है, ठीक। तो ये दोनों भी तो 65% हाइक को तो मीट नहीं कर पा रहे, यही बोला है उन्होंने। और इसकी वजह से अच्छा खाना नहीं मिलने की वजह से उन्होंने बोला है कि इंडिया में एनीमिया है, इंडिया में जो वुमेंस हैं उनको एनीमिया है, प्रिवेलिंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। और ये तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उन्होंने उसमें भी बोला था कि 50% वुमेंस, अडल्ट वुमेन जो इंडिया में वो तो एनीमिक है। एनीमिक मतलब बताइए कमेंट में क्या होता है एनीमिक, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। इंश्योरिंग दैट इंडिया हैव एक्सेस टू द हेल्दी डाइट, उन्होंने बोला है कि हेल्दी डाइट होना चाहिए, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ। RBI फेल हो चुका है इन्फ्लेशन मेंटेन करने के लिए, और उन्होंने ये बोला है कि सेंट्रल बैंक्स ने कुछ ठोस कदम लेने चाहिए इसको ये करने के लिए। तो ऑथर ये बोलते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 लाना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन जब 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो हाई सीड्स दिए गए थे, चिप क्रेडिट दिया गया था, और शॉर्ट प्राइसेस पे अनाज दे दिया गया करते थे। लेकिन उसका भी अभी वो भी अपने को ये नहीं हो रहा कि इट इज़ ऑल्सो नॉट कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये अभी ज़रूरत है सेकंड इन्फ्लेशन की, ठीक है। अभी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या ट्रांसफ़र करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे कम रेट पे अनाज देता है, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स फंडिंग मतलब लोन देती है फार्मर्स को, क्रेडिट अवेलेबल करती है। लेकिन ये भी नहीं काम आ रहा है। तो इसलिए इंडिया में ना एग्रीकल्चर की जो यील्ड है वो ईस्ट एशिया से कम है। मतलब अपना 1 एकड़ में लैंड में जितना अनाज उगता है और ईस्ट एशिया में जितना उगता है वो तो अपने इधर यील्ड उसकी कम है, उसी 1 एकड़ में उधर ज़्यादा उगता है। तो 100% इरिगेशन करो, ऐसा राइटर बोल रहे। उसके बाद जो लैंड फ्रेगमेंटेड लैंड है उसको आप कोऑपरेट लैंड में लाओ, मतलब उसको आप एक लैंड बनाओ, उसको लैंड लीजिंग लीगलाइज बनाओ। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन करो उसके ऊपर, ये राइटर सजेशन देते हैं। उसके बाद राइटर ने बोला है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओ इरिगेशन पे, ठीक है, इरिगेटेड एरिया इंक्रीज़ करो, ये भी उन्होंने बोला। और जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए, सेंटर पे ही पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्टेट ने खुद से भी अपने कुछ इनिशिएटिव लगाने चाहिए, यही इसमें बोला है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था इसमें ज़्यादा कुछ निकलेगा का नहीं, बस एक ऐसे ही जनरल थिंग बनाने के लिए आप इसको पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, हाँ, डिक्लेरेशन रिफॉर्म्स G20 इज़ अ बॉडी फॉर इकोनॉमिक टाइज नॉट अ जियो पॉलिटिक्स से चाइना। ये चाइना के मुंह से ये स्टेटमेंट निकलना बहुत बड़ी बात है। चाइना ने खुद बोला कि G20 की मीटिंग हुई थी वो इकोनॉमिक पर्पज़ से हुई थी, नॉट फॉर अ जियो पॉलिटिकल पर्पज़, ठीक, यही था।
इसके बाद हाँ, यूक्रेन क्लेम्स टू हैव रीगेन्ड अ कंट्रोल ऑफ ब्लैक सी ऑयल प्लेटफॉर्म्स। तो जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो ब्रेक हुआ था, इसमें कल क्या अपन पेपर में देखा इसको, तो यूक्रेन ने बोला है कि रीगेन होगा, उन्होंने कंट्रोल पा लिया है उसके ऊपर और वहाँ से वो ऑयल वगैरह पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला है। देखते हैं, कुछ नहीं बाकी तो